नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार चर्चा का बड़ा मुद्दा यह है कि क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी दोनों गठबंधनों यानी एनडीए और महागठबंधन के लिए वोट कटवा पार्टी साबित होगी। 2020 में एलजेपी, आरएलएम और बीएसपी जैसी पार्टियों ने कई सीटों पर उतने वोट हासिल किए थे जो जीत के अंतर से अधिक थे, जिससे दोनों गठबंधनों को नुकसान हुआ था। एलजेपी ने 73 सीटों पर ऐसा असर डाला और सबसे अधिक नुकसान जेडीयू को पहुंचाया था। इस बार जनसुराज पार्टी खासकर युवा, सवर्ण और शहरी मतदाताओं को टारगेट कर रही है, जो आमतौर पर एनडीए के वोटर माने जाते हैं। इसीलिए जनसुराज का असर एनडीए पर अधिक पड़ सकता है। हालांकि कुछ सीटों पर इसका असर महागठबंधन को भी झेलना पड़ सकता है, खासकर जहां प्रत्याशी कमजोर हैं। सोशल मीडिया पर जनसुराज की मजबूत उपस्थिति और युवाओं में लोकप्रियता इसे कई करीबी सीटों पर निर्णायक भूमिका में ला सकती है। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां बीजेपी ने अपने 28 विधायकों की ताकत के बावजूद 32 वोट पाकर एक सीट जीत ली। इससे संभावित क्रॉस वोटिंग के सवाल उठ गए हैं। कुल 4 सीटों पर हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती, जबकि चौथी सीट पर बीजेपी के सत शर्मा ने एनसी के इमरान नबी डार को हराया। विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 खाली होने के कारण 88 सदस्य मतदान के योग्य थे। बीजेपी को मिले 4 अतिरिक्त वोटों से संकेत मिलता है कि कुछ स्वतंत्र या विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 3 वोट अमान्य घोषित हुए, जिनमें से 2 एनसी और 1 कांग्रेस विधायक के बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 3 सीटों की जीत पर खुशी जताई, लेकिन चौथी सीट हारने पर अंतिम क्षणों में निराशा जताई। यह चुनाव अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला राज्यसभा चुनाव था। बीजेपी की जीत ने दिखाया कि वह अभी भी जम्मू क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखती है, जबकि एनसी ने 3 सीटों से अपनी राजनीतिक बढ़त कायम रखी। महाराष्ट्र के सतारा जिले में सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक और पुलिस दबाव के आरोपों से तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर गुरुवार रात को एक होटल के कमरे में फांसी पर लटकी मिली और उनकी हथेली पर लिखा सुसाइड नोट मिला, जिसमें एक पुलिस अधिकारी पर रेप और एक अन्य व्यक्ति पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप था। नोट में सब इंस्पेक्टर गोपाल बटाने और टेक्नोलॉजिस्ट प्रणब बैंकर के नाम दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डॉक्टर ने एक सांसद और उसके 2 सहायकों पर भी फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव डालने का आरोप लगाया था। सांसद ने कथित रूप से फोन पर उन्हें धमकी दी थी। डॉक्टर के परिवार ने बताया कि वह पिछले साल से राजनीतिक और पुलिस दबाव झेल रही थी और शिकायतों के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और सतारा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना से इलाके में गुस्सा और आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। मनसे नेता गजानन काले ने बताया कि पार्टी ने बेलापुर निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दावा किया गया है कि क्षेत्र में करीब 15,000 डुप्लीकेट और 18,000 फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। मनसे ने मांग की है कि प्रशासन इस मामले की गंभीर जांच करे। गजानन काले ने भाजपा विधायक मंदा महात्रे की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मतदाता पंजीकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मनसे ने कहा कि पुलिस विधायक से सबूत जुटाए, भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करे और आपराधिक कार्रवाई शुरू करे। पार्टी ने साफ किया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। राहुल गांधी ने छठ पूजा के लिए जाने वाले लोगों को लेकर सरकार ने जो व्यवस्था की है उस पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है। मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाजों और छतों तक लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहाँ हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा कि यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोग अमानवीय हालात में सफर करने को मजबूर हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें यात्री ठसाठस भरी ट्रेन में सफर करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झूठों का बेताज बादशाह और खोखले वादों का नेता कहता था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 ट्रेनें बिहार के लिए चलाई जाएंगी, लेकिन ये भी झूठ निकला। मेरे बिहारी भाई बहन आज अमानवीय परिस्थितियों में सफर करने को मजबूर हैं। लालू यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने गुपचुप तरीके से 3.9 अरब डॉलर का प्लान तैयार किया ताकि गौतम अडानी के कर्ज में डूबी कंपनी को बचाया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय वित्त मंत्रालय, TFS, LIC और नीति आयोग ने मिलकर मई 2025 में एक निवेश योजना बनाई। इसके तहत अडानी ग्रुप के बॉन्ड और इक्विटी में LIC ने अरबों रुपए निवेश किए। उदाहरण के लिए अडानी पोर्ट्स का 585 मिलियन डॉलर का बॉन्ड LIC ने अकेले फाइनेंस किया। इस योजना का उद्देश्य था अडानी में विश्वास जताना और अन्य निवेशकों को आकर्षित करना। हालांकि अडानी ग्रुप का कर्ज पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ चुका था और अमेरिका में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप चल रहे थे। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC ने अडानी और उनके सहयोगियों पर मल्टी बिलियन डॉलर की घूस और धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया है। अडानी ने इसे बेसलेस यानी निराधार बताया। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी और यूरोपीय बैंक भी इस समय अडानी को ऋण देने में हिचक रहे थे। ऐसे में भारतीय अधिकारी ने अडानी को विजनरी एंटरप्रेन्योर बताया और कहा कि उनकी कंपनियां देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम हैं। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि LIC, जो लाखों भारतीयों का बीमा करती है, ऐसे बड़े निवेश से उच्च जोखिम में है और अगर LIC को कोई नुकसान होता है तो सिर्फ सरकार ही उसे बचा सकती है। मोदी सरकार और अडानी को लेकर आई वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने बयान जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मीडिया में अब कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि कैसे मोडानी यानी मोदी और अडानी गठजोड़ ने भारतीय जीवन बीमा निगम और उसके 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल किया। आंतरिक दस्तावेजों से पता चला है कि मई 2025 में भारतीय अधिकारियों ने एक प्रस्ताव तैयार किया और उसे जबरन पास करवाया, जिसके तहत LIC के करीब 33,000 करोड़ रुपए अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए। इसका मकसद बताया गया कि अडानी समूह पर भरोसा जताना और अन्य निवेशकों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरा मोडानी मेगा स्कैम तभी उजागर हो सकता है जब संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC इसकी जांच करे, जिसकी मांग कांग्रेस लगभग 3 साल से कर रही है, जब उसने हम अडानी के हैं कौन नाम से 100 सवालों की श्रृंखला जारी की थी। कांग्रेस का कहना है कि पहला कदम यह होना चाहिए कि संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पूरी जांच करे कि LIC को अडानी समूह में निवेश करने के लिए कैसे मजबूर किया गया। ऐसी जांच PAC के अधिकार क्षेत्र में आती है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को झूठा और निराधार बताया है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि LIC के निवेश निर्णय बाहरी दबावों से प्रभावित होते हैं और भारतीय अधिकारियों ने LIC के जरिए अडानी समूह की कंपनियों में लगभग 3.9 अरब डॉलर यानी 32,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना तैयार की थी। LIC ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज या योजना कभी तैयार नहीं की और उसके सभी निवेश निर्णय स्वतंत्र रूप से विस्तृत जांच और बोर्ड की मंजूरी के बाद लिए जाते हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वित्तीय सेवा विभाग या कोई अन्य निकाय इन निर्णयों में शामिल नहीं होता। LIC ने कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य उसकी साख को नुकसान पहुंचाना है, जबकि वह अपने हितधारकों के हित में उच्चतम परिश्रम और पारदर्शिता के मानकों का पालन करती है। इंदौर में महिला विश्व कप के दौरान 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। घटना गुरुवार को खजराना रोड के पास हुई, जब दोनों खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से एक कैफे जा रही थीं। एक बाइक सवार व्यक्ति उनका पीछा करने लगा और एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ, जिसके बाद वह भाग गया। खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को संदेश भेजा, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने MIG थाने में FIR दर्ज कर 5 थानों की टीमें गठित की।
सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान खजराना निवासी अकिल के रूप में हुई, जिसे शुक्रवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। घटना के बाद पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्व कप का आखिरी मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम और स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी अब अगले महीने केरल का दौरा नहीं करेंगे। टीम का भारत में होने वाला दोस्ताना मैच, जो 17 नवंबर को कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाना था, अब रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी मैच की प्रायोजक रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंटो ऑक्सटीन ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने बताया कि मैच के लिए फीफा से अनुमति मिलने में देरी होने के कारण अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन यानी AFA के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। इस मैच की घोषणा पहले केरल के खेल मंत्री ने की थी। हालांकि उन्होंने एक समय यह मैच रद्द होने की बात कही थी, लेकिन बाद में AFA ने अगस्त में इसकी पुष्टि की थी। अब आधिकारिक रूप से यह मैच अगली फीफा विंडो तक स्थगित कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.